Hello students, myself Rajesh Misra. I am your science teacher and today I will teach you chemistry chapter number first, chemical reaction and equation. First of all आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, कोई भी चैप्टर्स का नाम आने से पहले, कोई भी चैप्टर का नाम देने से पहले उस चैप्टर के नाम के ऊपर में ही उसके पूरे फंडा डिपेंड करते हैं। पूरा का पूरा फंडा जो है उस चैप्टर्स के नाम पे ही डिपेंड करता है, जिसमें चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ chemical substance into another chemical substance। किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस को किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। लाइक एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर एंड द डाइजेशन ऑफ फूड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने लाइफ में जो कि केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट के बारे में, and second one is the product. What is the reactant and what is the product? Reactant is the part of chemical reaction. Reactant is the part of chemical substance which is take part during a chemical reaction. जो reactant है, reactant वो chemical reaction के during take part करता है, that is the A and B. And what is the product? Product is the substance which formed after a chemical reaction. Chemical reaction के बाद में जो भी कोई substance आपके पास formed होगा उसको हम कहते हैं product. Again, what is the reactant? Reactant is the substance which take part in a chemical reaction. And what is the product? Product is the substance which formed after the chemical reaction, that is called product. Chemical reaction में एक बहुत बड़ा characteristics है जो हम देखेंगे। In a chemical reaction, new substance is formed which is completely different in properties from the original substance. So in a chemical reaction, chemical change take place. केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग में, केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस में जो आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो नया सब्सटेंस हमेशा अपने रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होंगे, जो शो करता है कि यहाँ पे एक केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो शो करता है कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। Again, I will repeat what is the chemical reaction. The transformation of chemical substance into another chemical substance in a chemical reaction. Again, what is the chemical reaction? The transformation of chemical substance into another chemical substance is called chemical reaction. किसी एक केमिकल सब्सटेंस का ही किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ पेपर है, डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है ये चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आपको दो चीजें पता होना बहुत जरूरी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। व्हाट इज द रिएक्टेंट?
the substance which take part in a chemical reaction. And what is the product? The new substance which is formed after the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत बड़ा एक एडवांटेजेस है कि इसमें फॉर्म्ड होने वाले प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टी होंगे वो उनके रिएक्टेंट से मीन्स अपने फॉर्मल प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होंगे। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के, जिसमें मेनली टोटल 5 टाइप्स है। फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ वन इज द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विच इज ऑल्सो नॉन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये जो 5 टाइप्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। बहुत सारे टाइम्स पेपर में क्वेश्चंस अराइज होते हैं, इनके क्वेश्चंस के आस्किंग के मेथड डिफरेंट होते हैं, पर एक क्वेश्चन एवरी ईयर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम एक एक करके सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपके पास समझो कि रिएक्टेंट है ए बी सी, आफ्टर केमिकल रिएक्शन आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा ए बी सी, दैट इज द प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द रिएक्टेंट। इसी तरह, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, यहां पे देखो आपके पास 1 2 3 रिएक्टेंट है। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और देख सकते हैं, जैसे ए बी है आपके पास, आपको एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा ए बी, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और भी एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने यहाँ पे मेंशन करके आपको बताया है, आपके पास ए और बी 2 रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन यहाँ पे आप देखो हमने मेंशन किया है, व्हेन अ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, दैट मीन्स एयर मीन्स ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन में आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम है आपका वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, आपस में दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कॉम्बिनेशन के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बाद में हम इसे बैलेंसिंग भी करेंगे, बैलेंस के टॉपिक्स एक लेक्चर इसमें लेंगे, पूरा टॉपिक आपको बैलेंसिंग के ऊपर बताएंगे, जिसमें आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो प्रोडक्ट में आपके पास है उसमें सिंगल ऑक्सीजन है, तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे 2 लगा दिए तो आपका मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम 2 है तो इसको यहाँ भी आप 2 लगा के मैग्नीशियम को बैलेंस कर दीजिए। ये पूरा टॉपिक एक लेंगे बैलेंसिंग के बेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, व्हेन अ कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। फिर से आप देखो आपके पास एक रिएक्टेंट है कार्बन और दूसरा रिएक्टेंट है आपका ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में
कंबाइन होके और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट, when a hydrogen react with chlorine, when a hydrogen react with chlorine, hydrogen chloride is formed. देखिए आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट देखिए, when a carbon monoxide react with oxygen and carbon dioxide is formed. यहां भी आप देखो, आपके पास एक रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और सेकेंड रिएक्टेंट है आपके पास ऑक्सीजन. ये दोनों आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे, विच इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन. सबसे खास बात ध्यान देना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, विच इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, दैट इज द combination reaction. Second, when a calcium oxide react with water, calcium hydroxide is formed. ये आप देखोगे आपके NCERT टेक्स्ट बुक में इंटेक्स में क्वेश्चन दिया है, when a quicklime is added to water, what happens? ये जो आपका दिख रहा है ये आपका क्विकलाइम का फॉर्मूला है. क्विकलाइम, तो जब एक क्विकलाइम वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम स्लैंक्ड लाइम भी कहते हैं, और ये भी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? Decomposition reaction is totally opposite of combination reaction. Combination reaction में आपने देखा कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि डिकम्पोजिशन में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, जो कि स्प्लिट अप होंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में हो सकते, दो से ज्यादा कंपाउंड में भी डिकम्पोज हो जाए. जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट है AB रिएक्टेंट है. ये जो रिएक्टेंट है ये आफ्टर डिकम्पोजिशन A प्लस B में स्प्लिट अप हो जाएंगे. आप क्या देखने, आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके स्प्लिट अप हो गए दो सिंपलर एलिमेंट में, हो सकते सिंपलर एलिमेंट में भी हो सकते सिंपलर कंपाउंड में भी हो. व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? रिएक्शन इन विच one compound decomposes into two or more compounds or element are known as the decomposition reaction. Decomposition reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके एक कंपाउंड, जिसको मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बोला, एक कंपाउंड आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में भी डिकम्पोज हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में भी डिकम्पोज हो सकते हैं. दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे मेंशन भी हमने किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्योंकि क्या देखा आपने,
कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होते थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर एलिमेंट में, सिंपलर कंपाउंड में डिकम्पोज्ड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ए बी, जो कि डिकम्पोज हो रहे हैं ए प्लस बी में। ए आपका अलग एलिमेंट है और बी आपके अलग एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं कंपाउंड भी हो। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ही हो, जरूरी नहीं है कंपाउंड ही हो, लेकिन स्प्लिट होंगे ये जरूरी है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेन अ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने पे ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू अ फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। यहां पे भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि आफ्टर हीट देने के बाद में ये आपके डिकम्पोज हो रहे हैं फेरिक ऑक्साइड में और वाटर में। बैलेंसिंग की जो बात आ रही है बार बार, वो आफ्टर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पूरा एकदम इजी वे में कोई भी बैलेंसिंग इक्वेशन आप तुरंत उसे कर पाओगे। लास्ट तक आपको ये वीडियो को कंटिन्यू देखता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ लीड नाइट्रेट इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू अ लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लीड नाइट्रेट आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस हीट प्रोवाइड करने से ये डिकम्पोज हो रहे हैं लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, साथ में ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमने जो हीट मेंशन किया है, आपको क्या लगता है ये हीट लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे हीट लिखने का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक और टाइप्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें एक आपका आता है एक्सोथर्मिक, एक आता है आपका एक्सोथर्मिक और एक आपका आता है एंडोथर्मिक। व्हाट इज द एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन? कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके रिएक्शंस के ड्यूरिंग में हीट या एनर्जी जो है वो रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए हीट प्रोवाइड किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे आप जो देख रहे हो हीट हम उसको दे रहे हैं, तब वो डिकम्पोज हो रहा है, मीन्स वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। दोज रिएक्शन विच रिक्वायर और एब्जॉर्ब अ हीट, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन इसी बेस पे आता है, मोस्ट ऑफली पूछे जाते हैं, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं? देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज होती है, ड्यू टू respiration process energy is released, so that respiration is considered to be exothermic reaction.
मैंने अभी आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज रिएक्शन which release energy, which produce energy, that is called exothermic. And what is the endothermic? Endothermic reaction are those reactions in which energy is absorbed or required, that is called endothermic reaction. Next, when the electricity is passes in water, it decomposes into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, उसके बाद आपका वो कंपाउंड डिकम्पोज होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. जिस डिकम्पोजिशन में कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़े, and that's a reaction is known as the electrolysis. मीन्स यहाँ पे इस वाटर को अगर डिकम्पोज करना होगा तो आप हीट प्रोवाइड करोगे तो डिकम्पोज होने वाला नहीं है. इसे डिकम्पोज करने के लिए आपको इसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये डिकम्पोज नहीं हो सकते. इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के भी नाम से जानते हैं. कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे. व्हेन अ सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, इट डिकम्पोजेस इनटू अ सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. ये जो आपका टाइप्स मैं जो भी एग्जांपल बताया, ये आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है. किसका एग्जांपल है? फोटोकेमिकल. दैट मीन्स इस रिएक्शंस को डिकम्पोज करने के लिए, इसमें कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट होना नेसेसरी है. सनलाइट नहीं होगा, दैट मीन्स ये आपका डिकम्पोज नहीं होंगे. देखिए, ये सिल्वर क्लोराइड आपके डिकम्पोज हो रहे हैं सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में, लेकिन नेसेसरी थिंग्स क्या है? सनलाइट. मीन्स आपका सिल्वर क्लोराइड हीट देके आप उसे डिकम्पोज नहीं कर सकते, और जिसमें आप हीट देते हो ना, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग थर्मल रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं. थर्मल रिएक्शन. यहाँ पे ये जो आपका प्रोसेस है, इसको हम आपको नाम बताए फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, कुछ एक और एग्जांपल लिए. सिमिलरली, व्हेन अ सिल्वर ब्रोमाइड इज पुट अंडर द सनलाइट, इसी तरह जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के अंडर इसको डिकम्पोज करवाओगे तो ये आपके सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज होंगे. बट नेसेसरी थिंग्स कौन सा? सनलाइट. सनलाइट होने के कारण इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं. मीन्स डिकम्पोजिशन के अंदर में आपके 3 नाम आए. एक तो आपका आया थर्मल, एक आपका आया इलेक्ट्रोलिसिस, और एक आया आपका फोटोकेमिकल. और इस थर्मल के अंदर में भी 2 नाम आए थे आपके पास. एक था एक्सोथर्मिक और एक था आपका एंडोथर्मिक. ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना है, टॉपिक्स के बीच में इंक्लूडेड है. हम सिर्फ डिकम्पोजिशन पढ़ के छोड़ दे नहीं चलेगा. डिकम्पोजिशंस के अंदर में भी कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड है, कुछ टाइप्स इंक्लूडेड है, जिसके बारे में आपको बताया. थर्मल में आप हीट सप्लाई करते हो तो डिकम्पोजिशन होगा. इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो डिकम्पोजिशन होगा.
और फोटोकेमिकल में सनलाइट प्रेजेंस होगा तो ही आपका डिकम्पोजिशन होगा। और ये जो आपका थर्मल है, थर्मल, इसमें एक्सो और एंडो दो बताए। एक्सो में मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज्ड होते हैं, जबकि एंडोथर्मिक में इसका अपोजिट है, हीट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इससे अगर हम कहें तो ये बेवफा रिएक्शन है। ये बेवफा रिएक्शन है। कैसे बेवफा रिएक्शन है वो देखो, आपके पास एक एलिमेंट है ए और यहाँ पे हमारे पास है BC, कोई कंपाउंड है जिसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये जो बी वाला है ये बेवफाई कर जाता है और बाहर निकल जाता है, मीन्स अपने BC वाले का साथ छोड़ देता है, जिसके कारण एक नया एलिमेंट उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, AC। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, जो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट, दैट मीन्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसी को दूसरा नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से एलिमेंट्स, कौन से मेटल्स आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, उसके लिए एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज भी बताऊंगा, और उसे कैसे याद रखना है, जीवन भर याद रहेगा, ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? रिएक्शन इन विच एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एटम या तो कोई आयंस किसी एक कंपाउंड में से मूव करके दूसरे में जाता हो और नया कंपाउंड बनाता हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो known as the substitution reaction, single displacement reaction and replacement reaction also। कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है BC, जिसको मैंने बेवफा के बेस पे आपको बताया कि यहाँ जो B है वो बेवफा निकला, और इस बेवफा अपने C को छोड़ के बाहर रिमूव हो गए, जिसके प्लेस पे आपका एक नया एलिमेंट आ गया, नया एटम्स आ गए। जो हमने पढ़ा रिएक्शंस इन विच एटम्स और आयन, ये क्या है? ये भी एक तरह के एटम्स है। ये क्या है? ये भी एक तरह के आपके एटम्स है जो किसी एक कंपाउंड में से रिमूव हो जा रहे हैं, और इसके प्लेस पे कोई दूसरा जब भी आएगा तो कोई ना कोई नया ही कंपाउंड फॉर्म करने वाला है, राइट। कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे। इससे पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद करवा देता हूं, क्योंकि जिसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद होंगे उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन से मेटल लेस रिएक्टिव है। देखिए, मैंने इसको चार्ट के थ्रू बताया है, आपको पता होगा इसके सबके बारे में,
पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लीड है, हाइड्रोजन है। फिर से हमने हाइड्रोजन को लिया है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, एजी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। जिसमें सबसे ऊपर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसको याद करने का तरीका वेरी इजी और लंबे समय तक याद रखना है, लंबे समय तक याद रहेगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। फिर से, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर से, हाई कोर्ट है आपका। एक ट्रिक है मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का, आप लिख लीजिएगा कहीं पे। इसको कैसे, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ हिंदी का वर्ड बोल रहा हूँ जिसके ऊपर से आप इस एलिमेंट्स के नाम आप याद रख पाओगे, क्योंकि इनकी क्लास 9th में आप एटॉमिक नंबर याद करते थे, राइट, लेकिन वो 20 एलिमेंट्स तक ही याद करते थे जिससे आपका काम हो जाता था, और ये वो सीरीज में था जिसके कारण आपको याद भी जल्दी होता था। लेकिन ये जो एलिमेंट्स के नाम लिखे ना, इनकी एटॉमिक नंबर बहुत डिफरेंट है और नाम भी डिफरेंट है, जिसे इजीली याद करना आसान भी नहीं है। तो याद करने का तरीका आपको बता दिया। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आपका जिंक जो है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड फॉर्म करते हैं। अब यहां पे देखो, ये जो जिंक है, ये जिंक इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को इसलिए रिमूव कर पाया क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। आप देख सकते हो, देख लो, जिंक आपका ये रहा, ठीक है, और हाइड्रोजन आपके ये रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, फिर भी इस जिंक का जो रिएक्टिविटी है वो इस हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी से ज्यादा है। तो देखो रिजल्ट आपने देखा, ये जो जिंक है, ये जिंक इस हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, राइट। कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे। व्हेन अ जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे आप देख रहे हो जो जिंक है, ये जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं उस समय में ये जिंक इस कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस कर दे रहा है क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है उस कॉपर के रिएक्टिविटी से ज्यादा है, जिसके कारण देखो कॉपर को बाहर कर दिया है और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेन अ सिल्वर मेटल इज डीप्ड इन अ कॉपर नाइट्रेट, नो रिएक्शंस टेक प्लेस। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, सर फिर जब होता नहीं तो आपने लिखा क्यों? सर हमने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई किसी को डिस्प्लेस तभी करेगा जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो सिल्वर है आपका, ये सिल्वर
इस कॉपर से लेस रिएक्टिव होने के कारण ये Ag उस कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, उसको हटा नहीं पा रहा, उसको भगा नहीं पा रहा है। मतलब इस जो जोड़े हैं जिसको हमने बेवफा नाम दिया था, ये बेवफा नहीं निकली, इसलिए ये Ag जो है, Ag वो उस कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। क्लियर। नेक्स्ट आपका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या होता है, AB है, CD है, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर कोई भी आप टाइप बताते हो तो पहले एग्जाम्पल क्यों बता दे? देखिए, एग्जाम्पल बताने के से क्या होगा कि आपके माइंड का आधा डाउट तो पहले ही क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है। तो अगर हमें सेंटेंस नहीं याद रहे ना तो हम उसे फॉर्म्ड करते हैं, बनाते हैं। जब से एनसीईआरटी प्रोजेक्ट गुजरात बोर्ड में आया या सीबीएसई ऑलरेडी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूज कर रहे, रिफर कर रहे हैं, तो उसमें आपके क्रिएटिविटी को देखा जाता है, आपके पास थिंकिंग लेवल कितना है। क्या आप किताबी कीड़ा तो नहीं हो कि पूरी किताब में जो लिखा हुआ उसको पूरा बैठा बैठा उसको लिख दो। नो, आप कैसे उसे एक अच्छा सा वर्ड फॉर्म कर सकते हो, आप कैसे उसे अपने भाव में लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें एक साथ दो एलिमेंट अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। जैसे दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें आपके पास प्लस है, इसमें आपके पास माइनस है। एज्यूम करते हैं इसमें आपके पास प्लस है, इसमें आपके पास माइनस है। कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो मोस्ट ऑफली उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस तो होंगे ही होंगे। तो ये जो आयंस है अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाता है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन होके और दो नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक साथ दो नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देखिए, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट के बीच में, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होता हो एंड फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड, और नए कंपाउंड फॉर्म करते हो, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, जो पहले भी आपको बताया, यहाँ पे AB है, यहाँ पे आपके पास CD है, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, दो। और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी आपके पास दो नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे, दो नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड है जिसका स्टेट आपका एक्वास का है, और सोडियम सल्फेट इसका भी स्टेट आपका एक्वा सॉल्यूशन का है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, राइट, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको जो आयन एक्सचेंज बताया था, बेरिलियम आपका प्लस आयन है, क्लोरीन आपका माइनस आयन है, सेम आपका सोडियम आपका प्लस आयन है, सल्फेट आपका माइनस आयन है। ए वाला जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ जा रहा है, ए प्लस इसके माइनस के साथ जा रहा है और इसका प्लस इसके माइनस के साथ आ रहा है। तो बेरियम जब सल्फेट के साथ जाता है
तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना रहा है बेरियम सल्फेट, और सोडियम जब क्लोरीन के साथ जा रहा है तो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बना रहा है सोडियम क्लोराइड। आपके मन में आता होगा सर यहाँ पे पीपीटी क्या लिखे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, पीपीटी इज द प्रेसिपिटेट। व्हाट इज द प्रेसिपिटेट? इसको अगर आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते हो कि एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड में अगर सोडियम सल्फेट को ऐड करते हो तो उन दोनों के बीच रिएक्शन के बाद आपको एक सॉल्यूशन के बाद में नीचे में उसको एक इनसॉल्युबल मटेरियल्स मिलेंगे, इनसॉल्युबल एक सब्सटेंस मिलेंगे उस टेस्ट ट्यूब के नीचे के पार्ट में। What is the precipitate? Precipitate is the solid product which separate out during a chemical reaction. Chemical reaction के दौरान एक सेपरेट होने वाला सॉलिड प्रोडक्ट जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, मीन्स सॉल्यूबल नहीं होते, दैट इज द कॉल पीपीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्रेसिपिटेट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज द प्रेसिपिटेट हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। अब प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म्ड होने वाला एक सॉलिड प्रोडक्ट जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, react with a hydrochloric acid which is acid and formed a sodium chloride and water. Class 10th chapter number 2 acid base and salt, उसमें आपके पास एक टॉपिक आने वाला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है, एक टाइप है, जिसमें आप देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ कंबाइंड होते हैं, मीन्स रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ये आपका सॉल्ट है और ये आपका वाटर है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which precipitate is formed is also known as the precipitation reaction. Precipitation reaction and neutralization reaction are also example of double displacement reaction, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर आपका ऑक्सीजन ऐड होता हो या हाइड्रोजन आपके रिमूव होते होंगे तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कोई एलिमेंट है अगर ऑक्सीजन को गेन करता हो, गेन करना मतलब लेना, अगर ऑक्सीजन को लेता हो तो भी ये आपका ऑक्सीडेशन है, और कोई एलिमेंट अगर हाइड्रोजन को लॉस करता हो, बाहर निकालता हो, तो भी ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहां देखो आपके पास आयरन है, आयरन जो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके फेरिक ऑक्साइड बना रहे। जब ये रिएक्टेंट के पास था तब इनके पास इस आयरन के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखो तो आपको इस आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स ये आयरन
ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और जो ऑक्सीजन को गेन करता हो दैट इज द ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखो कॉपर है, कॉपर, एक कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो आपका कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्टेंट में देखो जब आपके पास सिर्फ कॉपर था दैट मीन्स उसके साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं थे, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखो उसके साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स एक कॉपर एलिमेंट ने ऑक्सीजन का गेन किया है। एक और बात बता दूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें भी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड कंबाइन होते थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, और यहां पे भी आप देख रहे हो सेम कंडीशन। नेक्स्ट देखो, एक पेपर में एनसीईआरटी के पेपर में क्वेश्चन आता है इसका ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते उस समय उसका ऑब्जर्वेशन बताओ। याद रखना ये कॉपर जो है जब ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ब्लैक कोटिंग करते हैं, ब्लैक कलर का, काले कलर का कोटिंग चढ़ जाता है उनके ऊपर। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल, जिंक जो है, जिंक वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके जिंक ऑक्साइड बना रहे, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन पूछे जाते हैं पेपर में, तो याद रखना है येलो कलर का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि जो जिंक है जब जिंक ऑक्साइड बन जाता है तो ये येलो कलर का आपको दिखाई देने लगेगा। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको ऑक्सीजन के बेस पे बताया, तो 2 एग्जाम्पल और हाइड्रोजन के बेस पे भी देख लो, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन में भी कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट में आप जाके देखो तो बेचारा ये सल्फर अकेले है, मीन्स इस सल्फर के साथ में जो हाइड्रोजन था वो आपका बाहर निकल चुका है। दैट मीन्स हाइड्रोजन, ये जो सल्फर आपका एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट, उसने उस हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, और जो हाइड्रोजन का लॉस करता होगा उसे भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसे आप हीट कर रहे हो, राइट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डिकम्पोज हो रहे हाइड्रोजन और क्लोरीन में, जो आप देखो यहाँ पे जो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आपके साथ हाइड्रोजन था, एक क्लोरीन अब यहाँ पे अकेला हो चुका है, मीन्स क्लोरीन ने अपने अंदर से हाइड्रोजन को लॉस कर दिया है। जिस केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट, कोई मेटल अगर हाइड्रोजन को लॉस करता होगा तो भी हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आता है रिडक्शन, और ये जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। ऑक्सीडेशन का अपोजिट आपका रिडक्शन है। अपोजिट कहने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे पढ़ोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे पढ़े रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे पढ़ोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के एडिशन को भी रिडक्शन कहते हैं या ऑक्सीजन के रिमूवल को भी रिडक्शन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन कोई एलिमेंट XYZ कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन को गेन करता हो, गेन, तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लॉस करता हो तो भी हम उसको कहते हैं रिडक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। यहां देखो कॉपर ऑक्साइड है आपके पास, जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन यही कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट में जाके देखो तो बेचारा अकेला है, मीन्स सिर्फ कॉपर है, मीन्स इसके साथ जो ये ऑक्सीजन था वो अब रिमूव हो चुके हैं,
देखो हमने लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसमें जाके देखो ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन अकेला था, प्रोडक्ट में देखो उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, जिसमें आप देखो कि पहले जो आपका क्लोरीन था अकेला था, अब वो प्रोडक्ट में देखो तो उसके साथ आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया है, और जो हाइड्रोजन को गेन करता है ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। पहला क्वेश्चन मन में आता होगा, सर ये रिडॉक्स क्या है? ये कोई नया टाइप नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन में आप नाम पे ही देखो तो दो नाम दिखाई देगा, एक दिखाई देगा रेड दिखाई देगा, एक दिखाई देगा ऑक्स। रेड मतलब क्या, रिडक्शन, और ऑक्स मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में एक साथ दोनों हो जाते हो, मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रहे हो और रिडक्शन भी हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेसेस सिमिलरेटली एंड सच रिएक्शन आर आल्सो नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हो, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो मेंशन भी किया है, इन द वर्ड रिडॉक्स रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, जो पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां देखो, जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट में सिर्फ आपको कॉपर दिखाई दे रहा है, ओनली वन कॉपर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये जो कॉपर है उसमें से आपको ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन आपका रिमूव होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, उसको बोलते हैं रिडक्शन। यहां देखो हाइड्रोजन है, जो कि प्रोडक्ट में उस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। दोनों रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जिस केमिकल रिएक्शन में एक साथ एक के बाद एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाते हो, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो आपको सिर्फ अब सल्फर दिखाई दे रहा है, मीन्स इस सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और हाइड्रोजन का रिमूव होना दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो क्लोरीन था, क्लोरीन जो कि प्रोडक्ट में जाके जब चेक करोगे तो इस क्लोरीन के साथ आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा ऐड होता हुआ, और हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब रिडक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में दो दो प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो है, ये आपके पूरे टाइप्स हो चुके हैं, और ये बहुत ही इजी वे में है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिलेंगे जो नोट्स के फॉर्म में होंगे। जो भी मैंने आपको पढ़ाया वही मिलेगा, आप उससे लेके स्टडी करोगे, आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो बहुत सारे बच्चों के सामने, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि सर कोई भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें, किस में 2 मल्टीप्लाई करें, किस में 2 घटाए,
मैं आपको एक आज ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि लाइफ में कभी आपका कोई बैलेंसिंग रॉन्ग ही नहीं हो सकता, कभी भी बैलेंस रॉन्ग नहीं होगा। बट उसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूं उस पूरे वीडियो को आप देखिए। बैलेंसिंग करते समय आपको पहले मेटल को बैलेंस करना होगा, पहले मेटल को बैलेंस करना होगा, इसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। लेकिन जब नॉन मेटल को बैलेंस करोगे तो उस समय याद रखना, फिर से एक बार बैक जाओ और चेक करो कि आपका मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गया। मीन्स एक सीढ़ी उतरो, एक सीढ़ी चढ़ो, नीचे जाते हो फिर पीछे आओ, चेक करो कि मेरे एक को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा अनबैलेंस तो नहीं हो गया। मीन्स पहले आपको मेटल को बैलेंस करना होगा, फिर आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना होगा, एंड देन आफ्टर इसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, एंड देन आफ्टर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। लेकिन ट्रिक वही है कि मेटल के बाद जब नॉन मेटल पे जाते हो तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से पीछे जाओ, मेटल को चेक करो। अगर ये दोनों ओके है फिर आप ऑक्सीजन पे जाओ। जब आप ऑक्सीजन पे जाओगे फिर से पीछे जाना, फिर से पीछे जाना और चेक करना क्या मेरा मेटल या नॉन मेटल जो है वो गड़बड़ तो नहीं हुआ। अगर बैलेंस है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो अनबैलेंस हो गए हो तो पहले फिर से आप इन दोनों को बैलेंस कीजिए, एंड सबसे लास्ट में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और जब आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो फिर से एक बार मेटल को, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, सभी को फिर से एक बार आपको चेक कर लेना है कि किसी में कोई भी अनबैलेंस तो नहीं है। याद करने का ट्रिक, पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, एंड लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस। ये 4 ग्रुप का नाम याद रख के बैलेंसिंग करना। लाइफ में 11, 12 कोई भी स्टैंडर्ड में चले जाओ, आपका कोई बैलेंसिंग रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन जो ट्रिक बताया कि मेटल को बैलेंस करते हो, मेटल बैलेंस हो जाए तो नॉन मेटल पे जाओ, नॉन मेटल बैलेंस हो फिर से चेक करो कि आपका मेटल अनबैलेंस तो नहीं हुआ। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाए फिर से आप एक बार नॉन मेटल को चेक करो, मेटल को चेक करो, सब अगर ओके है तो लास्ट स्टेप पे आप हाइड्रोजन पे आ जाओ। और हाइड्रोजन जब आपका बैलेंस हो जाए तो टोटली जो चारों है, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सबको एक बार चेक कर लो कि मेरा कोई भी अनबैलेंस तो नहीं है ना। ये सबसे इजी वे है, सबसे इजी ट्रिक है। बाकी आप 2 मल्टीप्लाई करते रहोगे, 2 घटाते रहोगे, 2 जोड़ते रहोगे, लेकिन बैलेंसिंग ही नहीं होगा। लेकिन ट्रिक के बेस पे आप करोगे तो आपका एक भी रॉन्ग नहीं जाएगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बैलेंसिंग करके भी दिखाता हूं कि आपके मन में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए सर आपने तो बोला बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। नो, क्लियर कर लेते हैं। पहले ढूंढना पड़ेगा मेटल कौन है, नॉन मेटल्स कौन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करना तो इजी है। ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन S से रिप्रेजेंट होगा, बट मेटल और नॉन मेटल को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। देखो इस रिएक्टेंट में आपको कोई भी मेटल नहीं दिखाई दे रहा। भाई मेटल नहीं दिखाई दे रहा तो मेटल को छोड़ दो, नीचे आ जाओ नॉन मेटल पे। यहां देखो जो नॉन मेटल है वो है क्लोरीन, और क्लोरीन में क्लोरीन के
यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, जबकि यहाँ पे देखो क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल्स है। उसको 2 करने के लिए इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्लोरीन कितना हो गया? 2। अब आप आ जाओ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन है ही नहीं, वो भी छोड़ दो, नीचे आ जाओ हाइड्रोजन पे। तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गए। जो पहला आपका अनबैलेंस था वो अनबैलेंस से अब बैलेंस्ड हो चुके हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पे आपको BaSO4 बेरिलियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिखाई दे रहा हो। यहाँ देखो एक बेरिलियम है, यहाँ भी आपके पास एक बेरिलियम है, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम 1 ही है। यहाँ देखो क्लोरीन आपके पास 2 है, यहाँ देखो क्लोरीन आपके पास 3 है। ठीक है, तो देखो हम बैलेंस करने जाते हैं। एल्यूमिनियम आपका बेरिलियम को देखा 1 बेरिलियम, यहाँ भी आपके पास 1 बेरिलियम, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ पे आपके पास 1 एल्यूमिनियम है, आगे 2 लगा दो, एल्यूमिनियम आपके 2, यहाँ भी 2, वहाँ भी 2, बेरिलियम 1 यहाँ भी, बेरिलियम 1 वहाँ भी। सल्फेट को देखो तो यहाँ पे सल्फेट आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 सल्फेट दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ ओनली 1, 1 सल्फेट, सिर्फ 1 सल्फेट है। उसको बैलेंस करने के लिए आगे 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो सल्फेट आपका 3 हो गया। लेकिन सल्फेट को बैलेंसिंग करने के चक्कर में जो बेरिलियम है वो आपका अनबैलेंस हो गया। फिर से आ जाओ बेरिलियम पे, उस बेरिलियम को 3 करो, क्योंकि यहाँ पे अब 3 बेरिलियम हो चुके हैं, ये बेरिलियम हो गए 3। देखो बेरिलियम 3, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, सल्फेट 3। क्लोरीन चेक कर लो, यहाँ 6 क्लोरीन है, 3 2 जा 6, यहाँ भी देखो 2 3 जा 6, बीस क्लोरीन भी आपके बैलेंस्ड हो गए। नेक्स्ट देखो और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी आपके पास मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को ढूंढो। नॉन मेटल आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सिंगल नाइट्रोजन है, तो उसके आगे 2 लगा दो तो आपके नाइट्रोजन हो गए 2। चलो ये तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ देखो प्रोडक्ट में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो इस 2 का टेबल कितने टाइम काउंट करोगे तो 6 आ जाए? 3 टाइम, तो आगे 3 लगा दो। आपका हाइड्रोजन भी 6, हाइड्रोजन भी 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी 2। कुछ और देखते हैं यहाँ पे, इसमें आपके पास ढूंढोगे तो मेटल नहीं दिखाई देगा, मेटल है ही नहीं इसमें। सल्फर जो है वो आपका नॉन मेटल है। यहाँ देखो सल्फर आपका 1, सल्फर आपका 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, 2 हाइड्रोजन, मीन्स ऑक्सीजन को चेक करें, सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ आपके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन है, टोटल 3 ऑक्सीजन है। और रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन है, जबकि रिएक्टेंट में आपके पास 2 ऑक्सीजन है। कभी भी आप जब अनबैलेंस को जब बैलेंस करते रहोगे ना, तो किसी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करके बैलेंस मत ट्राई करना, हमेशा एक परफेक्ट नंबर होने चाहिए, परफेक्ट वॉल नंबर्स होने चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसको, अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन है, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है, आगे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 इधर
2 इधर, 4, यहाँ भी 4। यहाँ हाइड्रोजन अब आपके पास 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 2 ही है। फिर से आ जाओ पीछे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिए, तो हाइड्रोजन हो गए आपके 4। सल्फर को देखो, सल्फर, अब सल्फर सब बैलेंस हो गए, लेकिन सबको बैलेंस करने के चक्कर में आपका सल्फर जो था वो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि सल्फर अब यहाँ पे 2 आ चुके हैं, जबकि यहाँ पे 1 ही सल्फर है। उसको 2 करने के लिए अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो सल्फर तो 2 हो गए, लेकिन फिर से एक बार पूरे को चेक कर लो कि सब बैलेंस है क्या। हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2। ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पे आपके पास 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन अब हो गए, 6 ऑक्सीजन टोटल हो गए। तो अगर इधर 6 है तो इसे भी 6 करना पड़ेगा, इसके लिए इस 2 को 3 कर दो, तो 3 2 जा 6, पूरे के पूरे आपके बैलेंस्ड हो चुके हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, जिसे आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई रियल में इसे सॉल्व करना इजी है या नहीं। ट्रिक एक ही याद रखना है, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, रिवर्स जाना है। मेटल से नॉन मेटल पे आते हो, मेटल से नॉन मेटल पे आओ, फिर से चेक करो कि आपका मेटल अनबैलेंस तो नहीं हुआ। मीन्स समझो, फिर से एक बार लिख देता हूं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मेटल को चेक करो, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, रिवर्स जाके चेक करते रहो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके जो भी नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपके स्टडी में एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। जो वर्ड्स, जो साइंटिफिक वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए ना, वो वेरी इजी वर्ड्स है, जिससे आपको लर्न करने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। थैंक यू सो मच।